नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। सौबात की एक बात का, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया, जो 4 मई से शुरू होकर 11 जून तक चलेंगी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसका आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया। कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदन स्थगित करने पड़े और राम मंदिर चंदा मामले में कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर घमासान हो गया। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला भी ऐसा कि कई राउंड गोलियां चली, लाठियां चली और खूब पत्थरबाजी हुई। घटना तब हुई जब फाजिल्का में नगर परिषद चुनावों के लिए सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के उम्मीदवार का नामांकन भरवाने पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील जिले के एसडीएम का ऑफिस जंग के मैदान में बदल गया। हर तरफ अफरा तफरी, आसमान में उछलते हुए पत्थर, डंडे लेकर दौड़ते लोग और बीच बीच में गोलियों की आवाज। सफेद रंग की जो एसयूवी वीडियो में दिखाई दी, वो सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी है। जिस वक्त का ये वीडियो है, उस वक्त बादल गाड़ी से उतर चुके थे, लेकिन हमलावरों के निशाने पर उनकी कार आ गई। ड्राइवर ने माहौल बिगड़ता देख गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को उल्टा घुमाने लायक चौड़ी जगह नहीं थी और ऊपर से हमले का जवाब देने वाले अकाली कार्यकर्ताओं की भीड़। काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर ने गाड़ी तो पीछे कर ली, लेकिन पत्थरबाजी में गाड़ी को भारी नुकसान जरूर हुआ। हैरानी की बात यह है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा हासिल है, लेकिन इस हमले में उनकी जान पर बनाई। सुखबीर सिंह बादल के आरोप उन्होंने लगाया कि हमला कांग्रेस ने करवाया और हमलावरों की अगुवाई खुद कांग्रेस के विधायक कर रहे थे, जबकि पंजाब पुलिस पूरी घटना में केवल तमाशबीन बनी रही, जिसका मकसद नगर परिषद चुनाव में विपक्षी पार्टियों को डराना और नॉमिनेशन भरने से रोकना था। कांग्रेस के गुंडों ने एमएलए आप लीड कर रहा था, उन्होंने नॉमिनेशन हमारे भरने नहीं देने प्लान बनाया था कि हम नॉमिनेशन भर ना सके। एसडीएम ऑफिस के सामने हुई घटना का वीडियो सिरहन पैदा करने वाला है। रुक रुक कर वीडियो में गोली चलने की आवाज सुनाई देती रही। हमले के बाद भड़के अकाली दल के कार्यकर्ता भी हमलावरों की तरफ पत्थर उछालते दिखने लगे। जिसके हाथ में जो आया उसने उसी को हथियार बना लिया। किसी ने पेड़ की टहनी को लाठी बना लिया, तो किसी ने टेंट में लगने वाले पाइप को हथियार बना लिया। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी भागते दौड़ते दिखने लगे, लेकिन सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि पुलिस केवल तमाशबीन बनी रही। पुलिस जो थी वो साथ में थी, उस पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया और ये सारा प्री प्लान्ड अटैक था मेरे ऊपर। फाजिल्का में भड़की हिंसा में अकाली दल के 3 कार्यकर्ता जख्मी हुए और दावा किया गया कि तीनों को हमलावरों की गोली लगी। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, गोली चलाई, मेरे ऊपर भी गोली चलाई, उन्होंने पथराव किया, हमारे 3 वर्कर को इंजर्ड हो गए हैं। पंजाब के कई जिलों में 14 फरवरी को स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर हुए इस हमले ने निष्पक्ष चुनाव के दावे पर ही सवाल उठा दिए। इसलिए पंजाब की कैप्टन सरकार पर चौतरफा हमले शुरू हो गए और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने तो कैप्टन अमरिंदर से इस्तीफा मांग लिया। पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर बन के वहाँ पे देखते रहती है, तो पंजाब में किस तरह का गुंडा राज है। आज मेरा ख्याल अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठने का कोई हक ही नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को भी पूरे राज्य में कांग्रेस के नेता धमकाने में लगे हैं। सरेआम लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कैप्टन अमरिंदर की पार्टी द्वारा, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते 5 साल में कैप्टन साहब ने एक ढेले का नया काम पंजाब में नहीं किया। कैप्टन अमरिंदर ने भी घटना पर सफाई दी और पुलिस की जांच खत्म होने तक इंतजार करने की अपील की। 2 Akali is injured and there are 2 congressmen injured. So we don't know, let the police do its investigation. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 14 फरवरी को होने वाले निकाय चुनावों को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पूरे मामले को पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर हमला नहीं माना, बल्कि इसे अकाली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प की घटना बताया। हिंसा में जिन 4 लोगों को गोली लगी, उनमें 2 कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और 2 कार्यकर्ता अकाली दल के हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾप्त हुई। ਉਹਨਾਂ लेकिन उन चुनावों के नामांकन में हिंसा ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी। फाजिल्का की तरह पंजाब के तरनतारन में निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामा हो गया। बताया गया कि वहां भी कई गोलियां चली और जमकर हिंसा हुई। निकाय चुनाव के दौरान अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन करने पहुंचे थे और इसी दौरान बवाल हो गया। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामांकन के लिए किसी को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद ये सारा बवाल हुआ। हंगामा कर रही भीड़ में कई लोगों के हाथों में डंडे भी नजर आए। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बड़ी मुश्किल से पूरे बवाल को शांत करवाया। सौबात की एक बात यह कि पंजाब में निकाय चुनावों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सांसद चुने जाने से पहले फाजिल्का जिले की जलालाबाद सीट से ही विधायक थे, इसलिए वो जलालाबाद नगर निगम में पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कराने जा रहे थे। उनका आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अकाली दल के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हमला किया। इस मुद्दे पर अकाली दल के नेताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने भी बवाल किया, जो उस वक्त किसान आंदोलन पर चर्चा करने के लिए सभी दलों के साथ बैठक कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमले की जांच का भरोसा दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के मुद्दे पर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में ठन गई। एबीवीपी वहां पहले से ही निधि समर्पण अभियान चला रही है, जिसके जवाब में एनएसयूआई ने एक नई मुहिम छेड़ दी, जिसका नाम 1 रुपया राम के नाम रखा गया। इस अभियान के तहत एनएसयूआई से जुड़े छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक कलश लेकर घूमे और उसमें राम मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग छात्रों से 1-1 रुपया डलवाया। जय श्री राम, जय श्री राम। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने यह अभियान बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के खिलाफ चलाया। हालांकि इससे एबीवीपी के चंदा इकट्ठा करने की मुहिम पर असर नहीं पड़ा और उससे जुड़े छात्र नारे लगाते हुए अपने काम में जुटे रहे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी में माहौल गर्मा गया, क्योंकि कैंपस में एक तरफ एबीवीपी का निधि समर्पण अभियान चल रहा है और दूसरी ओर एनएसयूआई के छात्र भी एक नया अभियान लेकर मैदान में है। ये कैंपेन चल रहा है चंदा इकट्ठा करने का, लेकिन एक दूसरी तस्वीर कैंपस की और बता देते हैं आपको कि ये सामने की तरफ आप देखिए कि एबीवीपी है, कैंपस अखाड़े बन चुके हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि राम मंदिर जनता के पैसे से बनेगा, जिसके लिए वीएचपी और आरएसएस देश भर के लोगों से चंदा जुटाने में लगी है और बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया अच्छी नीयत से किए जा रहे इस काम पर सियासत करने से बाज नहीं आए और बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया वहां एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं से चंदे के पैसों का हिसाब मांगते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। घर घर भाजपा के छुटभे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। जिसके बाद बीजेपी उन पर भड़क गई। क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है? यदि कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है तो कांतिलाल भूरिया जी को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। बात बढ़ी तो कांतिलाल भूरिया ने अपनी सफाई तो पेश की, लेकिन वो अपनी बातों से ये जताना नहीं भूले कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। वो पैसा तो लोग कहते हैं क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के मुद्दे पर कांग्रेस पहले भी बीजेपी पर हमला कर चुकी है और यही नहीं, मध्य प्रदेश में तो उसने एक अभियान चलाकर लोगों से अपील की थी कि वो सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। सौबात की एक बात ये कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट पूरे देश से समर्पण निधि जुटा रहा है। इस काम में राम मंदिर ट्रस्ट की मदद करने का बीड़ा वीएचपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने उठाया है। एबीवीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आरएसएस से जुड़े हैं, जिनका राम मंदिर के लिए चंदा मांगना विरोधी पार्टियों के गले नहीं उतर रहा। वो नकद चंदा मांगने पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि वीएचपी और आरएसएस ने पहले ही साफ कर दिया था कि राम मंदिर के लिए समर्पण राशि देने वालों पर कोई दबाव नहीं है। वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से नकद, ऑनलाइन या चेक जैसे चाहें चंदा दे सकते हैं, फिर भी इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद वहां के लोग तो खून का घूंट पीकर बैठे हैं, लेकिन उनके साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दूसरे देशों में लोग सड़कों पर उतर गए। थाईलैंड और जापान में म्यांमार में सेना के सत्ता कब्जाने पर तगड़ा विरोध हुआ और म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में कई लोग राजधानी बैंकॉक में म्यांमार के दूतावास के बाहर जुट गए।
वो वहां के नेता ऑंग सान सूची की तस्वीरें लेकर म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ भड़ास निकालने के लिए वहां की सेना के जनरल की तस्वीरें फूंक डाली। इन प्रदर्शनकारियों में कई म्यांमार के रहने वाले थे जो कि थाईलैंड में नौकरी करते हैं, लेकिन अपने विरोध प्रदर्शन में उन्हें स्थानीय लोगों का भी पूरा साथ मिला। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में भी सैकड़ों लोगों ने म्यांमार में सेना की हरकत पर गुस्सा जाहिर किया। जापान की सरकार ने तो म्यांमार से ऑंग सान सूची और दूसरे नेताओं को रिहा करने की अपील भी की है। सौबात की एक बात ये कि एक दिन पहले म्यांमार में सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित करते हुए सरकार की बागडोर संभाल ली। वहां की सबसे बड़ी नेता ऑंग सान सूची म्यांमार के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि म्यांमार के सभी सांसदों को नजरबंद किया जा चुका है। इस तख्ता पलट के बाद म्यांमार में लोग सेना के डर से सहमे हुए हैं, लेकिन दूसरे देशों में रहने वाले म्यांमार के नागरिकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो म्यांमार के सैनिक शासकों पर कूटनीतिक दबाव डाल सकते हैं। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने पर टीम इंडिया को राज्यसभा में बधाई दी गई। ऑस्ट्रेलिया में मिली ऐतिहासिक टेस्ट जीत पर टीम इंडिया को राज्यसभा में बधाई दी गई। भारत ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। On behalf of the House and on behalf of myself, I place on record our deep appreciation to the captain and members of the team. शिवसेना सांसद संजय राउत दिल्ली के गाजीपुर पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिवसेना इस किसान आंदोलन के साथ है। हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है, ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक इमारत के दफ्तर में आग लग गई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लाखों का सामान जो है वो नष्ट हो गया है, जल के खाक हो गया है। यूपी के जौनपुर में एसपी के नगर पालिका सदस्य बाला यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि आरोपियों ने उन्हें 6 गोलियां मारी और वहां से फरार हो गए। इस तरह की घटनाएं यहाँ स्टेशन पर तो अमूमन नहीं होती हैं। एमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के हिंदुओं पर दिए गए विवादास्पद बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। उसने ये बयान पुणे में हुए एल्गार परिषद की सभा में दिया था, जो वायरल हो गया। हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। इसी बयान पर बीजेपी भड़क गई। उसने शर्जील के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। और इतना ही नहीं, बीजेपी नेता राम कदम ने तो उनकी बयान के बहाने उद्धव सरकार पर हमला बोल दिया। तो हिंदू समाज को अपमानित किया। 3 दिन बीत गए पर महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। मामले ने जब तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी सामने आए और उन्होंने इस मुद्दे पर जांच कराने का भरोसा दिया। असेल तर त्यानुसार आम्हाला कारवाई करता येईल, पण जोपर्यंत तपास नाही तो तुम्हाला काही याच्यावरती सांगता येणार नाही। दिल्ली जल बोर्ड पर 26,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में ये मार्च नारायणा इलाके से जल बोर्ड के दफ्तर के लिए निकला, जिसमें बीजेपी से जुड़े कई लोग शामिल हुए। सड़कों पर गुजरते हुए इन लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनमें कुछ लोगों के हाथों में पार्टी के झंडे थे तो कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर दिखे, जिन पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसी का हिसाब मांगने के लिए तमाम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। जल बोर्ड में 26,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कई इलाकों में साफ पानी मुहैया न करवाने का भी आरोप लगाया। सौबात की एक बात यह है कि दिल्ली में पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नगर निगम में घोटाले का आरोप लगाया तो बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाकर जवाबी मोर्चा खोल दिया। इसी मुद्दे पर कुछ दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब एक बार फिर बीजेपी ने यह मामला उठाकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की और दिल्ली जल बोर्ड से हिसाब मांगा, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद हैं। चीन की सरकार ने एक बार फिर अलीबाबा कंपनी के को-फाउंडर जैक मा के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने जैक मा का नाम उस लिस्ट से हटा दिया जिसमें उद्यमी नेताओं का नाम होता है, यानी उद्योग जगत के दिग्गजों की लिस्ट से जैक मा को बाहर कर दिया गया। इससे पहले चीनी सरकार के खिलाफ बयान देने के बाद करीब 2 महीने तक जैक मा लापता रहे।
असल में जैक मा ने करीब 3 महीने पहले ये बात उठाई थी कि चीन में जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने चीन के कई सरकारी बैंकों की आलोचना भी की थी। पिछले महीने ही चीनी अधिकारियों ने उनकी कंपनी में गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए और जांच पूरी होने तक जैक मा को चीन से बाहर न जाने की हिदायत भी दी गई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्य तौर पर कृषि सुधार कानूनों और तेल की बढ़ती कीमतों को निशाना बनाया गया। और इन मुद्दों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़ गए। प्रदर्शन में कुछ बैलगाड़ियां भी शामिल की गईं, लेकिन तेल की कीमतों का विरोध करने के लिए उन्हें प्रदर्शनकारियों ने खुद अपने हाथों से खींचा। राजभवन से काफी पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने वहां पर हंगामा तेज कर दिया। कुछ देर के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी मान गए और कुछ लोग बिना हंगामा किए राजभवन तक ज्ञापन सौंपने पहुंचे। हम किसान भाइयों के साथ हैं और यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल आपके दाम जो बढ़ गए हैं, अभी लोग गाड़ी नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए आज का ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से तेल की कीमतों पर लगाम लगाने और कृषि सुधार कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की। सौबात की एक बात यह है कि ओडिशा में कांग्रेस ने पिछले महीने भी कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने और डीजल पेट्रोल पर टैक्स घटाने के मुद्दे पर राजभवन का घेराव करने की कोशिश की थी और इस बार उन्हीं मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, जिनका ज्यादा जोर पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने पर ही था। ओडिशा में पिछले साल मई में डीजल पेट्रोल पर वैट की दरें बढ़ाई गई थी। हालांकि वहां पेट्रोल डीजल अब भी राजस्थान समेत कई राज्यों से सस्ता ही है। धोनी की बेटी का एक वीडियो वायरल हो गया। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो हरी सब्जियों की खासियत बताती नजर आई। जीवा ने ये सब्जियां अपने फार्म हाउस से तोड़ी थी। शादी की उम्र से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इस याचिका में लड़की की शादी की उम्र भी 21 साल करने की मांग की गई है। दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट में भी कुछ ऐसी ही याचिकाएं दायर हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न ये सभी याचिकाएं एक साथ सुनी जाएं। अब तक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल जबकि लड़के की शादी की उम्र 21 साल तय है। मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि पकड़े गए इस आरोपी के पास से 42 लाख का नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ता चुना। उसका थिंकिंग यही था कि ये इस बिजनेस से कुछ पैसे बना लूंगा और अमीर हो जाऊंगा। पटना में आरजेडी के 3 विधायक राम विशुन सिंह, विभा देवी और चंद्रशेखर ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से उनके घर पर मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों विधायकों की बीजेपी से करीबी बढ़ रही है। हालांकि सभी विधायकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री है तो सत्ता विपक्ष से क्या मतलब? वहीं जब इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी आरजेडी खेमे में सियासी उथल पुथल के संकेत दिए। पूरा पत्नी भी तो दीजिए ना। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पहल के बाद दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में 1 किलो प्लास्टिक कचरे के बदले खाना देने का अभियान शुरू हो गया। ये मुहिम राजधानी को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए शुरू की गई और इसकी एक तस्वीर सुंदर नगर इलाके के रेस्टोरेंट से सामने आई, जो 1 किलो प्लास्टिक कचरे के बदले लोगों को खाने की थाली परोस रहा है। लोग वहां नाश्ता, लंच और डिनर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले कचरे का वजन करवाना होता है और उसके बाद उन्हें खाने की थाली मिल जाती है। इस मुहिम से जुड़ने के बाद ये रेस्टोरेंट भी अब गार्बेज कैफे की फहरिस्त में शामिल हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गार्बेज कैफे का पोस्टर लगाया गया है। इसमें तमाम प्लास्टिक का सामान है। 1 किलो जब ये होता है तो उस पर आपको खाने के लिए थाली मिलती है। खास बात यह है कि लोग इन कैफे में अपनी पसंद के मुताबिक खाना ले सकते हैं और खाने की जगह मिठाई भी ऑर्डर कर सकते हैं। लंच का टाइम लंच खाना देते हैं, डिनर टाइम डिनर दे देते हैं, बस जिसको जो भी कुछ करना। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की पहल पर और भी कई इलाकों में इस तरह के कैफे खुल चुके हैं और दावा है कि आने वाले दिनों में उनकी संख्या और बढ़ेगी।
सौबात की एक बात ये कि शहरों में प्लास्टिक का कचरा सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, जिसकी वजह से नालियां जैम हो जाती हैं, गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। और इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए पिछले साल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नगर निगम ने 1 किलो प्लास्टिक कचरे के बदले भरपेट खाना और आधा किलो प्लास्टिक कचरे के बदले नाश्ता देने की स्कीम शुरू की थी। वही प्रयोग अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने किया है। यहाँ प्लास्टिक वाला कचरा इकट्ठा करके उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी। सड़कें बनाने में भी प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले ही कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मुसीबतें दोगुनी कर दी हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम के साथ साथ वैक्सीन लगाने के अभियान पर भी बुरा असर पड़ा है। बदलते मौसम की वजह से वहां न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। कई इलाकों में तो 22 इंच यानी करीब 2 फीट तक बर्फ गिर गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। न्यूयॉर्क में भी बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से वहां का मशहूर टाइम्स स्क्वायर भी पूरी तरह बर्फ में ढक गया। भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। हालांकि कई लोग इसका मजा उठाते हुए भी दिखे। कुछ यही नजारा सेंट्रल पार्क इलाके में भी दिखा। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि वो जगह किसी स्की रिजॉर्ट की तरह नजर आने लगी। कई बच्चे जमी हुई बर्फ पर स्कीइंग करते दिखाई दिए। हालांकि इस बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से आना जाना मुश्किल हो गया। इमरजेंसी में गाड़ियां गुजर सके, इसके लिए बर्फ हटाने वाली मशीनें रास्तों को साफ करने में जुटी नजर आई। सौभाग्य की एक बात है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में औसतन 200 इंच बर्फबारी हर साल होती। एक दिन पहले वहां कई इलाकों में 24 घंटे में जितनी बर्फ गिरी वो पूरे साल के कोटे का 10% है। इससे न्यूयॉर्क शहर में मेट्रो ट्रेन, जिसे सबवे कहा जाता है, उसे भी बंद करना पड़ा। और ऐसी नौबत वहां 5 साल बाद आई है। बिहार के आरा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें 12वीं क्लास के कुछ छात्र परीक्षा के लिए नकल की तैयारी करने में से नहीं चूके और पढ़ने के बजाय वो परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर परीक्षा के दौरान नकल करने के लिए पर्चे बनाते दिखे। इनमें कुछ छात्राएं भी शामिल थीं। सिर्फ एक ही स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। कई परीक्षा केंद्रों में छात्रों ने पढ़ाई से ज्यादा तवज्जो नकल को दी और घर से उसी के भरोसे परीक्षा देने स्कूल पहुंच गए। वहां के एक स्कूल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें खिड़की के जरिए नकल होती दिखी। हाथों में मोबाइल लेकर नकल करने वाले छात्रों के कुछ साथी खिड़कियों के पास खड़े दिखे और फोन की मदद से उन छात्रों को सवाल के जवाब बताते रहे। जर्मनी के कोब्लेज शहर में बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, जिसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी बुरा असर डाला। बर्फ पिघलने और लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की 2 बड़ी नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी शहर में भरने लगा, जिसमें सड़कें और गाड़ियां सब कुछ डूबा दिखा। एक और तस्वीर में नदी के पास की काफी जमीन भी पानी में डूबी दिखी। नदी और सड़कों में फर्क कर पाना ही मुश्किल हो गया। शहर के अंदर भी बहने वाले नाले उफान मार रहे थे, जिसकी वजह से लोग भी दहशत में नजर आए। बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई मिट्टी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सौभाग्य की एक बात ये कि जर्मनी में पिछले महीने काफी बर्फबारी हुई थी और अब मूसलाधार बारिश के साथ वो बर्फ भी पिघल रही है। बारिश और पिघलती बर्फ के पानी की वजह से वहां के नदियों में उफान आ गया। इससे जर्मनी ही नहीं बल्कि उन नदियों के किनारे बसे स्विट्जरलैंड के शहरों में भी बाढ़ का खतरा गंभीर हो गया है। इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके की जांच NIA करेगी। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास हुए धमाके की जांच NIA को सौंप दी गई। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की चौरी चौरा घटना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसी से जुड़े एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। आजादी से जुड़ी इस घटना को याद करने के लिए यूपी सरकार इस साल शताब्दी समारोह मना रही है। 4 तारीख के बाद पूरे साल इस पे विभिन्न कार्यक्रम चलेगा। टीम इंडिया ने चेन्नई में लगातार दूसरे दिन अभ्यास किया। इस दौरान कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने टीम को टिप्स भी दिए। बजट पर जारी तेजी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। सेंसेक्स 1197 अंक उछलकर 49,798 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 367 अंक ऊपर 14,668 पर पहुंच गया। विधानसभा चुनाव में हार की बात से ही बिहार कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं लेती। बीते कई दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों से पार्टी की बैठकों में हंगामे की खबरें आ रही हैं। इस बार वहां के बक्सर में विधायक और कार्यकर्ता भिड़ गए। ये झगड़ा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के सामने हुआ।
क्योंकि संगठन विस्तार के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल होने पहुंचे विधायक संजय कुमार तिवारी ने एक कार्यकर्ता को वहां से जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने इशारा करते हुए सुरक्षा कर्मी से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा। फिर क्या था, तू मैं शुरू हो गई। नौबत ये आ गई कि दोनों अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही भिड़ गए। जिस कार्यकर्ता के साथ विधायक की बहस हुई उसने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, एक बार तो ऐसा लगा कि उनके बीच मारपीट हो जाएगी। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बीच बचाव किया और कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वो कहां मानने वाला था और बाहर आकर उसने मदन मोहन झा से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए और काफी समय तक हंगामा होता रहा। माना जा रहा है कि सारा हंगामा टिकट बंटवारे के मुद्दे पर हो रहा है, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देने की वजह से चुनाव में हार हुई। सौभाग्य की एक बात यह है कि बिहार के चुनाव में आरजेडी और लेफ्ट के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस अपने कोटे की 1/3 सीटें भी नहीं जीत पाई। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 3 महीने बाद भी ठंडा नहीं हुआ। वो इसके लिए पार्टी में गुटबाजी और टिकट बांटने से मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रभारी के सामने कुछ दिन पटना में भी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया था। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों का विरोध बढ़ गया है। वहां के हजारों लोगों ने राजधानी वियना में प्रदर्शन किया। महामारी को फैलने से रोकने के लिए ऑस्ट्रिया में 8 फरवरी तक लॉकडाउन लागू है, जिसे वहां की सरकार आगे भी जारी रखने के मूड में है। लेकिन वहां के लोग इन पाबंदियों से ऊब चुके हैं और यही वजह रही कि जब एक दिन पहले सरकार ने यह ऐलान किया तो वो वियना की सड़कों पर उतर आए, लेकिन कुछ देर बाद ही प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस ने उन पर कोरोना के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की, जो उन सभी को नागवार गुजरा, जिसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग हाथों में बैनर लेकर पहुंचे थे, जिनके जरिए सभी ने सरकार के फैसले का विरोध किया और जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले इन प्रदर्शनकारियों ने अपने देश का झंडा हाथों में लेकर शहर के कई इलाकों में रैली निकाली। सौभाग्य की एक बात यह है कि ऑस्ट्रिया में 8 फरवरी तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू किया है, जिसका वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रिया की सरकार ने 8 फरवरी के बाद सिर्फ रात का कर्फ्यू लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के शर्तों के साथ स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। सैलून और ब्यूटी पार्लर को शर्तों के साथ खोलने की छूट भी दी जाएगी, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, जबकि वहां के लोग सभी पाबंदियां हटाने की मांग पर अड़े। देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री भी हाईटेक हो गए हैं। न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी सरकार पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है, यानी कि अब राज्य सरकार के सभी मंत्री कामकाज के लिए कागजों की जगह आईपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री के घर पर हुई बैठक में ट्रेनिंग भी दी गई। सीएम का मानना है कि उनके इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी काम भी तेजी से होंगे, जिससे लोगों की समस्याओं में कम वक्त लगेगा, वो जल्दी निपट जाएंगे। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी कि वो अपने काम की निगरानी भी खुद ही करें। मुंबई के गोरेगांव में एक स्टूडियो में भीषण आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। ये आग शाम के वक्त लगी और आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना घटी, जिसमें पूरा स्टूडियो स्वाहा हो गया। आग इतने रौद्र रूप में थी कि ये पता लगाना मुश्किल था कि किस हिस्से से उसकी शुरुआत हुई। स्टूडियो का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो आग की जद में ना हो। वहां से धुआं भी काफी ज्यादा उठ रहा था, क्योंकि स्टूडियो के अंदर रखा शूटिंग का सारा सामान वक्त गुजरने के साथ राख में तब्दील होता जा रहा था। इतनी बड़ी आग थी कि सारा सामान आप जो देख रहे हैं वो जल गया। गनीमत की बात ये थी कि इस पूरी आग में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। इस स्टूडियो के आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि उसे अवैध तरीके से बनाया गया था। दुर्घटना होने की संभावना पूरी थी। हम लास्ट 2 साल से इसके पीछे पड़े थे कि भाई इसको बांधने मत दो। स्टूडियो में आग लगने की खबर हर तरफ आग की तरह ही तेजी से फैली। बताया गया कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी। आग लग गई, फायर ब्रिगेड बुलाया गया है, अभी आग काबू में है। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को तो बुझा लिया, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि स्टूडियो में रखा शूटिंग का सारा सामान और वहाँ मौजूद दूसरी चीजें जलकर राख हो गयी।
सौगात की एक बात यह है कि मुंबई के जिस फिल्म स्टूडियो में आग लगी वो कई दिनों से बंद था। बताया गया कि ये स्टूडियो अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद बीएमसी ने कार्रवाई भी की थी। बाद में फिर से वहां फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान और फर्नीचर रख दिया गया, जो आग में जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के धार से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चलती हुई सड़क के बीचों बीच दो सांड आपस में भिड़ गए। जिस वक्त इन दोनों सांडों का मिजाज बिगड़ा, उस समय वहां खूब चहलकदमी थी और इसी बीच इन दोनों सांडों की लड़ाई अचानक शुरू हो गई। दोनों अपने अपने सींगों से एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते दिखे, जिससे वहां के लोग घबरा गए। इसके बाद जो हुआ